हाँ तो बच्चा लोग, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 लेकर के आ गए हैं। 7 को पढ़ने से पहले, पार्ट 7 को पढ़ने से पहले पार्ट 6 की कुछ चीज़ों पे गौर कर लेते हैं। पार्ट 6 में हमने एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताया था। वो क्या बता रहा था? अमाउंट ऑफ चार्ज, कि कितना अमाउंट है चार्ज का। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता था जिसमें चार्ज होता था, उसको राड से टच कराते थे, तो राड से चार्ज होते हुए कहाँ आ रहा था? जो गोल्ड की 2 लीफ लगी हुई थी उनमें आ रहा था। ये भी गोल्ड की लीफ थी, ये भी गोल्ड की लीफ थी, उनमें चार्ज राड को पकड़ करके आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दोनों गोल्ड की लीफ डाइवर्ज हो जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ऐसे रगड़ा हमने, तो ये जो है चार्ज हो गया, ये मार्कर क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब मेटल की राड को जो मेटल की राड इससे लगी हुई थी, उससे इसको टच कराया, तो क्योंकि इसमें चार्ज था और चार्ज मेटल को पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, सबको पता है। तो इसमें से चार्ज उतर के कहाँ आ गया? मेटल की राड में। अब मेटल की राड से उतर करके कहाँ आया? गोल्ड की लीफ में। अब इसमें जो भी चार्ज रहा होगा, या तो प्लस रहा होगा या तो माइनस रहा होगा। तो वैसे ही राड में भी या तो प्लस आया होगा या तो माइनस आया होगा। तो मान लो प्लस आया, तो इसमें भी प्लस ही गया और इसमें भी प्लस ही गया। भाई, एक ही राड को पकड़ करके चार्ज नीचे आ रहा है, तो इसमें भी वही चार्ज जाएगा, इसमें भी वही चार्ज जाएगा, मतलब सेम चार्ज। और जब सेम चार्ज हो गया, लाइक चार्जेज हो गए, तो हमने पीछे पढ़ा रखा है कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये गोल्ड की लीफ में भी वही चार्ज, इस वाली गोल्ड की लीफ में भी वही चार्ज। अब दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो फैल जाएंगी। तो ये सीन हो रहा था। अब जितना ज़्यादा फैलेंगी, हमको पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट में उतना ही ज़्यादा चार्ज था। कम चार्ज रहेगा तो कम फैलेंगी, कम रिपेल करेंगी, कम फैलेंगी। ज़्यादा चार्ज रहेगा तो ज़्यादा रिपेल करेंगी, ज़्यादा फैलेंगी। ये गोल्ड लीफ का हिसाब किताब था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। अब आगे के हिस्से में इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे देखते हैं क्या पता चलता है इससे। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम्स। जितने भी मैटर हैं, जितने भी द्रव्य हैं या पदार्थ हैं, मेड अप बने हुए हैं एटम्स। किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बने हुए हैं? या तो एटम से बने हुए हैं या तो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब नॉर्मली जो मटेरियल्स होते हैं आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो इलेक्ट्रिकली, विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। कैसे पता? जैसे हम लोगों के पास ये सोडियम है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, केमिस्ट्री में सब लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो 2 तरीके के चार्ज इसमें भी पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर 11 ठो प्लस हैं और 11 ठो माइनस है, तो कट पीट करके क्या बचेगा? 0। 11 प्लस 11 माइनस के इफेक्ट को 0 कर देंगे ना। जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? 0। इसीलिए बोला जाता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। दे डू कंटेन चार्जेज, मतलब उनमें आवेश होता है। वे कंटेन करते हैं, रखते हैं। क्या रखते हैं? आवेश रखते हैं। जैसे हमने बताया ना, सोडियम है, मटेरियल है, तो ये चार्ज रख रहा है, पॉजिटिव भी रख रहा है, नेगेटिव भी रख रहा है। लेकिन जितना पॉजिटिव रखेगा उतना ही नेगेटिव भी रखेगा, ताकि बैलेंस बना रहे। बट देयर चार्जेज आर इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड। हमने बताया ना कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। किस लिए? बैलेंस बनाने के लिए। अगर ये ज़्यादा हुआ तब भी मामला अनबैलेंस हो जाएगा, ये ज़्यादा हुआ तब भी मामला बिगड़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? ये बैलेंस्ड होते हैं, संतुलित होते हैं।
अब आगे लिखा हुआ है फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक, उन फोर्सेस की बात हो रही है जो मॉलिक्यूल्स को यानी अणुओं को एक साथ बांधे रखते हैं। उन फोर्सेज की बात हो रही है जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ क्या करके रखते हैं, बांधे रखते हैं। फिर उन फोर्सेज की बात हो रही है जो एटम्स को एक साथ बांधे रखते हैं। वो फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स को बांधे रखते हैं, वो फोर्सेज जो एटम्स को बांधे रखते हैं। ठीक है, कहाँ पे? सॉलिड में। कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे यही सॉलिड है, तो ये कैसे बंधा हुआ है? इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। तो एक पॉजिटिव होगी फोर्स और एक नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसीलिए ये बंधा हुआ है। तो सॉलिड में एटम्स को जो फोर्स बांध करके रखती है, द अधेसिव फोर्स, ससंजक बल ऑफ ग्लू, गोंद का। गोंद में जो गोंद होती है, गोंद में ही चिपकी हुई होती है। गोंद में ही चिपकी होती है। कौन से फोर्स से? अधेसिव फोर्स से, ससंजक बल से। कैसे चिपकी हुई है? जाहिर सी बात है, उसमें भी एक प्लस होगा और प्लस और माइनस का कंसेप्ट होगा। तो प्लस और माइनस आपस में अपना बैलेंस बना करके चलते हैं। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अब एक दूसरे को बांध करके रखेंगे। फिर फोर्सेस एसोसिएटेड विद द सरफेस टेंशन। अब पृष्ठ तनाव। जो सरफेस टेंशन के बारे में 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। जब कोई लिक्विड वगैरह होता है, जैसे मान लो पानी ही है, तो गोल शेप में रहना चाहती है। पानी की ड्रॉप अगर नीचे गिरेगी तो गोल शेप में रहना चाहती है। गोल शेप में क्यों रहना चाहती है? गोल शेप में रहना चाहती है इसलिए क्योंकि वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहती है, एरिया कम से कम रखना चाहती है। तो कम से कम एरिया कब रखेगी? जब गोल हो जाएगी। और जब वो गोल हो जाती है तो उसके सरफेस के ऊपर टेंशन बन जाता है, सरफेस के ऊपर तनाव बन जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो जो फोर्स सरफेस टेंशन में लगता है, ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। तो जितने भी ये फोर्सेज की बात हो रही है, ये सब इलेक्ट्रिकल होते हैं प्रकृति में। प्रकृति में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कैसे? माने कहीं ना कहीं इनमें प्लस होता होगा और कहीं ना कहीं इनमें माइनस होता होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल होते हैं प्रकृति में। जो एराइज होते हैं, उठते हैं फ्रॉम द फोर्सेज बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जो एराइज होते हैं, किन फोर्सेज से एराइज होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स से क्या होते हैं? एराइज होते हैं। ठीक है, तो किन किन चीज़ों की बातें हुई यहाँ पे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी पदार्थ हैं वो एटम से बने हुए हैं या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। और नॉर्मली जो मटेरियल्स होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनमें चार्ज होता है और ये चार्ज बैलेंस्ड होते हैं। मतलब जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस होगा। अब उन फोर्सेज की बात की जा रही है जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं। उन फोर्सेज की बात की जा रही है जो एटम्स को होल्ड करके रखते हैं। किसमें? सॉलिड में। फिर अधेसिव फोर्स की बात की जा रही है जो ग्लू में होता है। फिर कौन से फोर्स की बात की जा रही है? सरफेस टेंशन की बात की जा रही है। ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। प्राकृतिक रूप से ये इलेक्ट्रिकल होते हैं, वैद्युतीय होते हैं, जो उठते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से। जो किसकी वजह से उठते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से। मान लो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, तो ये भी चार्ज्ड पार्टिकल है, ये भी चार्ज्ड पार्टिकल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स एराइज होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो फोर्सेज हैं किन फोर्सेज की वजह से एराइज होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्सेज की वजह से। इस प्रकार द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव। मतलब क्या कहने का है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो विद्युत बल है, इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब व्यापक माने हर जगह फैला हुआ है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हर जगह दिख जाएगा। एंड इट इनकम्पासेस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड। इनकम्पासेस, यह रखे हुए है ईच एंड एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में, एसोसिएटेड विथ आवर लाइफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमको हर उस फील्ड में देखने को मिल जाएगी जो फील्ड हमारी ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है।
यही कहने का मतलब है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह देखने को मिल जाएगी। लिखा है ना ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो व्यापक है और हमारी लाइफ में हर जगह हमको देखने को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कैसे पता हर जगह देखने को मिल जाएगी? एग्जाम्पल्स वैसे ही हमको देखने को मिल रहे हैं। कहाँ देखने को मिल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच, सॉलिड में, और जो ग्लू में एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो, और जो सरफेस टेंशन में फोर्स लग रहा है वो, ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं? ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैं, और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखने को हमको मिलता है, हर जगह देखने को मिलेगा।